वेलकम टू ACM क्लासेस। सी टेट 2024 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर 2 भाग 2 दैट इज मैथमेटिक्स एंड साइंस में से मैथमेटिक्स वी गोना सॉल्व टुडे। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 31 सेज BD इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज द पैरेललोग्राम वी हैव एंड लेट्स राइट इट ABC and D। नाउ BD इज द डायगोनल, तो ये आपका एक डायगोनल हो गया सच दैट एंगल CBD, तो ये एंगल आपका हो गया 12x। ABD ये हो गया आपका 7y। ADB एंगल ADB दिस इज 60 degrees and CDB, this angle CDB is 28 degrees. Now the question is what is the value of 2x plus 3y? Now parallelogram क्या होता है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट लेट्स से CD और AB दो पैरेलल लाइंस है, DB इनके बीच में पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है। तो एज पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल हैज टू बी इक्वल। दैट मीन्स जो ये 28 डिग्रीज है वो होना चाहिए 7y के इक्वल। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4 डिग्रीज और जो 12x इज इक्वल टू 6 डिग्री होना चाहिए। 12x इक्वल टू 60 डिग्रीज, दैट मीन्स x की वैल्यू है 5 डिग्रीज और y की वैल्यू है 4 डिग्रीज। नाउ 2x मतलब 2 इंटू एक्स 2 इंटू 5 दैट इज 10, 3 इंटू वाई 3 इंटू 4 12। तो जो मेरी वैल्यू बनती है 2x प्लस 3y की, द आंसर शुड बी 22 डिग्रीज। दैट इज द आंसर आई हैव। क्वाइट सिंपल। आई थिंक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये सब लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 6-7 में कभी हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। सो क्या कहते हैं? लेट्स जस्ट हैव अ ब्रीफ ऑफ दिस। नो ये जो एंगल है इनको हम बोलते थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 2 and 3 we can say they are linear pair. 2 and 4 vertically opposite angles. Now 1 and 4 alternate exterior angles. Let's say 5 यहाँ ले लिया, so 3 and 5 alternate interior angles. 2 and 6 alternate interior angles. 3 और 6 they are co-interior angles. इनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता था। and this is let's say angle 8, तो 6 and 8 again a linear pair। तो जो मेरा लीनियर पेयर है 180 है। जो मेरे को इंटीरियर एंगल्स हैं जैसे 2 and 5 and 6 3 and 6 है वो को इंटीरियर एंगल्स टोटल 180 है। बाकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 1 and 2 दे आर इक्वल। यहाँ पे लेट्स से 7 ले लेते हैं, 3 and 7 दे आर इक्वल। 1 and 6 अपोजिट वर्टिकली अपोजिट इक्वल। 5 and 8 वर्टिकली अपोजिट वो भी इक्वल। एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 2 and 6 equal, 5 and 3 equal, alternate exterior angles 1 and 4 equal, 8 and 7 वो भी equal। I think this concept is clear. Let's go further the next question which we have। जो अगला क्वेश्चन है, a student listed the following properties of rational numbers, which one of them is correct? A rational number includes integers, बिल्कुल 2 3 4 5 ये सब इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर भी हैं। 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, नहीं 0 रैशनल नंबर है। आई कैन राइट इट 0/1 p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये इंटीजर भी है। तो 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, सारे के सारे फ्रैक्शन। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही है कि वो p/q होता है वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो रैशनल नंबर होते हैं। तो फ्रैक्शन तो ऑफ कोर्स है ही है। तो 1 and 3 both are right, that means option number 1 for the question number 32, that A and C they both are correct.
Let's move to the next question. Now this part says one of the factors निकालना है p cube x plus p square x minus y minus py plus z minus z का. तो let's understand what exactly we have to do. First सबसे पहले तो उसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. So we have p cube x plus p square x minus p square y minus py minus pz माइनस जेड. अब x कॉमन ले लेते एंड p स्क्वायर भी कॉमन लिया जा सकता है. वी हैव p प्लस 1. यहाँ से हम पी वाई कॉमन ले सकते हैं. सो p प्लस 1 और यहाँ से हम z कॉमन ले सकते हैं. दैट इज p प्लस 1. अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर p प्लस 1 कॉमन है मेरे पास, तो आई कैन टेक p प्लस 1 कॉमन हियर. So I'll left with p square x minus py minus z. तो दो फैक्टर्स मेरे सामने हैं, एक तो है p प्लस 1, दूसरा है p स्क्वायर x माइनस पी वाई माइनस जेड. लेट्स फाइंड आउट डू वी हैव एनीथिंग इन द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 p स्क्वायर x माइनस पी वाई प्लस, मेरे पास माइनस है, यहाँ दोनों प्लस है, यहाँ पर दोनों माइनस है. दैट मीन्स p स्क्वायर x माइनस पी वाई माइनस जेड ये मैच करता है. सो दैट इज द फैक्टर. So we just had to open the brackets. हमें इसे brackets को open करना था and again we just have to reassemble them और x common, y common and so on. So we could find out the answer. Next question देखते हैं. Number 34. If the median of the data 38, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29, 23 is x. चलो पहले इसको हम ascending order में लगाते हैं. सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा, क्योंकि मीडियन में हमें हमेशा पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना होता है. दैट्स द बेसिक थिंग विच वी हैव, राइट. तो सबसे पहले तो हम इस डेटा को लगाएंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग में. सो आई एम पुटिंग इन द मीन असेंडिंग, मतलब चढ़ते क्रम में लगा रहा हूँ मैं इनको. तो सबसे पहले 3 लिखा, उसके बाद 8 के बाद सॉरी बीच में 7 भी था. सो 3 के बाद 7, 7 के बाद 8, then we have 15 और फिर 17, उसके बाद आएगा 21, 23, then we have 24, 29 and at the end we have 30. तो मैंने इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है. नाउ असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जैसे मीडियन डेटा का x है. अब मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है सेंट्रल वैल्यू. अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं या नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो फॉर्मूलाज बन जाते. तो लेट्स फाइंड आउट पहले कि नंबर ऑफ टर्म फिर इवन है या ऑड है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो जो मेरी टोटल टर्म्स हैं दे आर नंबर n 10 है यहाँ पर मेरा. जब n मेरा 10 है, इवन नंबर है, तो जो मेरा मीडियन होता है उसका फॉर्मूला होता है n बाय 2th टर्म प्लस उससे नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2. तो मेरा 10 बाय 2 5th टर्म प्लस 6th टर्म. 5th टर्म है मेरी 17, 6th टर्म है 21. तो 17 प्लस 21 38 डिवाइड बाय 2 आई गेट 19 इज द मीडियन. तो जो मेरी x की वैल्यू है वो तो आ गई 19. यहां तक तो x की वैल्यू आ गई. अब ये कहता है द मीडियन ऑफ द डेटा ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 3 बाय 33. तो अगर इसी लाइन के अंदर 3 ना हो, इसकी जगह 33 हो जाए और 8 बाय 18 और 8 की जगह 18 हो जाए, तो यहां पर बीच में 18 आ जाएगा. इसको रब कर देते हैं अभी के लिए. यहां बीच में 18 आ गया. अब टर्म्स तो मेरी अभी भी 10 ही है, 2 रिप्लेस ही हुई है. तो 5th एंड 6th टर्म का अगेन आई टेक द ऐड एंड मैं उसका एवरेज ले लूंगा.
तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 21 और 23 मेरी फिफ्थ और सिक्स टर्म बन जाएंगी। सो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा आई विल गेट 44 डिवाइड बाय 2 यूजिंग द सेम फॉर्मूला फॉर मीडियन, आई विल गेट 22। तो मेरी y की वैल्यू हो गई 22। नाउ दोनों बीच का डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज 22 माइनस 19, दैट इज 3। तो ऑप्शन नंबर 3 फॉर द क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज द आंसर आई हैव। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 35। Three numbers ratio है 2 3 4, sum of their cubes is 3 3 9 5 7. What is the sum of three numbers? तो let's say the number are 2x 3x and 4x। तो मैंने नंबर मान लिए 2x है 3x है और 4x है। तो अब ये तो क्लियर हो गया। अब मेरा आंसर क्या निकालना है मुझे? सम ऑफ दी थ्री नंबर्स 2 + 3 5 + 4, तो मुझे 9x की वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि मेरा जो आंसर है वो 9x होने वाला है। अब मुझे पता है सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 3 3 9 5 7, तो 2x का क्यूब कितना होता है? 8x क्यूब। 3x का क्यूब क्या होगा? 3 × 3 × 3 27x क्यूब। 4x का क्या होगा? 64x क्यूब। इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए 8 and 27 35, 35 and 64 99x क्यूब आई गेट। Now this 99x cube which we have, that is equal to 33957। तो पहले तो इसको 9 and 7 16 and 3 19, 3 and 5 8, 19 और 8 का डिफरेंस 11, मतलब ये 11 के टेल पे चला जाएगा। तो 11 × 9, 11 × 3 33, 0 88 and then रिमाइंडर 7 77। अभी 9 पे चला जाएगा। 9 × 3 27, 38, that is 9 × 4 36, 2 रिमाइंडर 27, तो x क्यूब हो गया 343। अगर x क्यूब 343 है तो 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। अगर 7 का क्यूब है तो मतलब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 7 है। मेरा आंसर है 9x, दैट मीन्स 9 × 7, दैट इज 63। सो मेरा आंसर हो जाएगा 63। तो 35th क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। ऑप्शन नंबर 2 आंसर इज 63 we have। Let's go further now। Question number 36। ये कहता है the number of vertices, edges and faces of a polyhedron are respectively 10, 15 and x. Then what is the value of 3x minus 12? For any polyhedron, if you guys remember, Euler's formula होता था which was v minus e plus f दैट इज इक्वल टू 2। ये हर एक पॉलीहेड्रन जिसके फ्लैट सरफेस होते हैं जो सिमेट्रिकल है उसके लिए ये 3D फिगर के लिए बिल्कुल कामयाब फॉर्मूला है। दिस इज द डेरिवेशन बाय यूलर, वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन ही वाज। तो उन्होंने हमेशा एक हमें ये फॉर्मूला दिया एंड ही गिव अस दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन कि अगर मेरे पास कोई भी दो वेरिएबल्स मुझे मालूम है v और e और f में से, तो मैं तीसरा अपने आप निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, v की वैल्यू है 10 और एजेस है मेरी पास 15 एंड फेसेस है x, सो दैट शुड बी इक्वल टू 2। तो 10 मेरी वर्टिसेस, 15 मेरे एजेस एंड फेसेस मेरे x। तो v माइनस ई प्लस एफ इक्वल टू 2, 10 माइनस 15 प्लस एक्स इक्वल टू 2। तो अगर इसको सॉल्व करें 10 माइनस 15 इज -5 प्लस x दैट इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो +7 है। ना अगर मैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 7 × 3 21, 21 माइनस 12, द आंसर कम्स आउट टू बी 9। तो ऑप्शन नंबर 2 फॉर द क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज अगेन माई आंसर। I hope this is quite clear to us. Let's look at the next question, question number 37. Question number 37 कहता है x by y की जो वैल्यू है वो है -1/3 raised to power -3 divide 2/3 raised to power -4. Now what is the value of x by y plus y by x?
तो मेरे को उसको इन्वर्स करना है, उसके बाद -1 रेज़्ड टू पावर भी है, तो x बाई वाई पहले फाइंड कर लेते हैं, उसको इन्वर्स कर देंगे सिंपल, फिर उसको -1 कर देते हैं। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x बाई वाई फर्स्ट ऑफ ऑल। तो -1/3 रेज़्ड टू पावर -3। अब जब भी हम पावर की बात करते हैं, so a raised to power -m can be written as 1 by a raised to power m. That means this -1/3 raised to power -3 can be written as -3 raised to power 3. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और जो 2/3 रेज़्ड टू पावर -4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 रेज़्ड टू पावर 4। ये भी बिल्कुल ठीक है, दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज। तो लेट्स फाइंड और बीच में डिवाइड का साइन है, तो नाउ लेट्स सॉल्व इट। अगर मैं इस डिवाइड को सॉल्व करूँ तो हाउ कैन आई राइट -3 का क्यूब दैट इज -3 रेज़्ड टू पावर 3। अगर मल्टीप्लाई में इसको साइन को डिवाइड कर दूँ तो इट बिकम 2/3, 2 रेज़्ड टू पावर 4 by 3 raised to power 4. Now 3 का क्यूब will get cancel with cube, तो I'll remain only 3 मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर। That means I'm gonna get -2 raised to power 4, that is 2 into 2 4, 4 into 4 16, तो मुझे मिलेगा -16/3। ठीक है, so this is my x upon y, और जब मैं y upon x करूँगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा -3/16। so the x upon y is -16/3, और जो y अपॉन x है वो बन गया -3/16। यहाँ तक क्लियर है। x बाई वाई गिवन है -1/3 रेज़्ड पर -3 डिवाइड 2/3 रेज़्ड पर -4। इंडिसेस का एक छोटा सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया, a रेज़्ड पर -m अगर गिवन हो तो इक्वल टू 1/a रेज़्ड पर m हो जाता है। वी कैन राइट इनवर्स, और ये माइनस जो पावर के साथ साइन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो दिस बिकम -3 इनवर्स हो गया रेज़्ड टू पावर 3, और डिवाइड 2/3 -4 था, तो इसको -4 को प्लस का बनाया 4, और इसको भी उल्टा कर दिया 3/2 कर दिया। बीच में डिवाइड का साइन था, तो इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी इन्वर्स कर दिया, 2/3 कर दिया, रेज़्ड टू पावर 4 हो गया। 3 रेज़्ड टू पावर 3 था, यहाँ 3 रेज़्ड टू पावर 4 था, तो 3 रेज़्ड टू पावर 3, बिकॉज 3 रेज़्ड टू पावर 4 का मतलब है 3 रेज़्ड टू पावर इंटू 3 इंटू 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा सिर्फ 3। तो 2 रेज़्ड टू पावर 4/3 दैट इज 16/3, माइनस का साइन कैरी फॉरवर्ड है। नाउ दिस इज x अपॉन y, उसका इन्वर्स करना है y अपॉन x, दैट इज -3/16। जब इनको ऐड करना है, सो इफ आई ऐड -16/3 -3/16, द एलसीएम आई गेट 48। तो लास्ट क्लास में बताया था एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं। 48 डिवाइड बाई 3 16, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 48 डिवाइड बाई 16 3 इंटू 3 9, तो व्हाट आई गेट -265/48। बट बाहर जो ये -1 का साइन है, ये इसको भी इसी प्रॉपर्टी के कारण उल्टा कर देगा, इन्वर्स कर देगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा -48/265। तो क्वेश्चन नंबर 37, माई आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर 4। दैट इज द आंसर आई गेट टू क्वेश्चन नंबर 37। If x is equal to 1.011 plus 10.11 minus 12.101 plus 0.1011, then what should be added to x to get the sum as 1.1? तो x का टोटल 1.1 आना है, तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस ही करना है। सो लेट्स इन सबको पहले हम ऐड सब्ट्रैक्ट वो कर लेते हैं, जितने प्लस वाले साइन है लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। 1.011, फिर 10.11 है, 10.11 3 डिजिट तक ले जाते हैं, 0 लिख देते हैं। अब इसको 4 डिजिट तक लेके जाना पड़ेगा, 0.1011। पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं। दिस इज 0 + 0 + 1 1, 1 + 0 + 1 2, 1 + 1 + 0 2, 0 + 1 + 1 2, 1 1, तो ये बन गया 11.221, और ये वैल्यू है -12.101। तो इसको भी अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 12.101
4 डिजिट तक ले जाते, 11.221। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, लेट्स सब्ट्रैक्ट दैट। तो 10 minus 1 that is 10 minus 1 that is 9, 10 minus 2 that is 8, 9 minus 2 that is 7, 10 minus 2 that is 8, तो आई गेट 0.8789। अब ये माइनस का है, अब इसको बनाना 1.1 है, तो उसमें क्या ऐड किया जाए? तो x प्लस डैश, तो ये x की वैल्यू है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इसमें कुछ ऐड करना है और उससे मेरी वैल्यू आनी चाहिए 1.1। तो क्या किया जाए? थिंक अबाउट इट। करना कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। मुझे अगर मुझे x में कुछ ऐड करना है, प्लस y करना है, और मुझे 1.1 चाहिए, 1.1 चाहिए, तो मुझे y निकालना है। तो y की वैल्यू क्या होगी? 1.1 माइनस x होगी। तो 1.1 में से इसको माइनस कर देता हूँ, ये पहले ही माइनस है, सो इसमें मुझे ऐड करना है 1.1। सो इफ आई हैव टू ऐड 1.1, 4 डिजिट ले लेता हूँ, 1 2 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 0.8789, दिस कम्स आउट टू बी 9879.1। I'll get the answer as 1.9789। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक थोड़ी कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं, अदरवाइज इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, नंबर 34, नंबर 40 सॉरी। नाउ टीचर कंडक्टेड एन ओरल असेसमेंट, ओरल मतलब बोलकर, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स इन क्लास एंड फाउंड दैट राम कैन स्पीक डेफिनेशन ऑफ अ टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो वो ओड बता सकता है, इवन बता सकता है, प्राइम बता सकता है, कंपोजिट भी बता सकता है, बट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर्स एक्यूरेटली व्हेन गिवन अ सेट ऑफ नंबर्स। तो वैसे डेफिनेशन तो बता सकता है, बट देख के नहीं बता सकता कि ये नंबर है क्या। डेफिनेशन आती है, मतलब कंसेप्चुअल उसको इतना अच्छा नहीं है, उसको मेमोरी याद तो हो जाता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है इतना ज़्यादा। तो राम हैज़ गुड मेमोरी बट लैक्स प्रैक्टिस, वी डोंट नो वेदर ही प्रैक्टिस्ड और नॉट, ये नहीं हमें पता। राम हैज़ गुड मेमोरी बट लैक्स कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन भी नहीं पता। राम हैज़ गुड मेमोरी बट लैक्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अब ये एक्चुअली जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। उसे डेफिनेशन तो याद है, मेमोरी ठीक है, लेकिन उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, देख कर के इनमें से ओड कैसे फाइंड करना है, इवन कैसे फाइंड करना है, प्राइम कंपोजिट कैसे फाइंड करना है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द राइट वैल्यू विच वी गोना गेट फ्रॉम हियर। Clear? Look at the next question now. A shopkeeper sells an article for 324 after giving a discount of 28% on its marked price. तो आपने 28% डिस्काउंट दिया और आपने बेचा 324 रुपीज़ का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 300 रुपीज़। अगर वो सेल करता आर्टिकल 18% डिस्काउंट देने पे सेम मार्क्ड प्राइस पे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता? अब मुझे मालूम है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट, तो दिस इज माई सेलिंग प्राइस 324, डिस्काउंट मुझे गिवन है। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमआरपी पे मिलता है। अब मार्केट गए, आपने कोई चीज़ बाई किया ना, आफ्टर बाइंग द थिंग यू ओनली गेव 90%, 10% का डिस्काउंट है, 90% आपने पैसा पे कर दिया, तो 90% ऑफ एमआरपी इज द सेलिंग प्राइस। तो सेम वे डिस्काउंट मिला 28% का, तो 100 माइनस 28 मतलब 72%, 72% ऑफ द मार्क्ड प्राइस, दैट इज द सेलिंग प्राइस, और वो मुझे गिवन है 324 है। तो मार्क प्राइस कितना होगा? ये जाएगा 36 इंटू 2, 36 इंटू 9, 250, मतलब मार्क प्राइस हो गया मेरा 50 इंटू 9, 450 रुपीज़ का। दिस इज द मार्क प्राइस आई हैव। यहाँ तक क्लियर? अब कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 300 रुपीज़ है। अगर वो सेल करता है आर्टिकल को गिविंग अ डिस्काउंट, 18% का डिस्काउंट दे देता है। 18% डिस्काउंट कितना हुआ? 450 पे दे रहा है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा टैग प्राइस जो मार्क प्राइस होता है उस पर मिलता है। तो 450 रुपीज़ का अगर आपने डिस्काउंट दिया 18% पे, तो 18/100 आपने डिस्काउंट दे दिया, 5 इंटू 2, 5 इंटू 9, 9, तो आपने 81 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया।
नाउ 81 रुपीज़ का जब आपने डिस्काउंट दिया तो आपने जो आइटम सेल किया वो सेल किया आउट ऑफ 450, जब आपने 81 माइनस किया यू गोना गेट 10 माइनस 1 9, 14 माइनस 8 6 एंड 369 रुपीज़ में आपने उसको सेल कर दिया। कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है 300 है ना। आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो आपका प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सेलिंग प्राइस आपका 369 माइनस 300 डिवाइड बाय आपका कॉस्ट प्राइस 300 इंटू 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 369 माइनस 300 इज 69 बाय 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। तो जो आपका आपने प्रॉफिट कमाया वो कमाया 23%। तो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज द आंसर आई हैव। आई थिंक क्लियर, बहुत सिंपल है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर जो है -40/3 है, वन ऑफ द टू नंबर्स इज 5/2 है, द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर मतलब आप मान लो एक x है दूसरा y है, तो x इंटू वाई जो है वो हो गया -40/3। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अब वो कहता है वन ऑफ द टू नंबर्स इज -5/2, तो लेट्स से दिस इज एक नंबर हो गया -5/2। अब जब आप इनको आप कैलकुलेट करोगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 8 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 उधर ले जाओगे आप, तो यूल गेट x इज इक्वल टू 16/3। क्लियर। नाउ आपका दूसरा नंबर हो गया 16/3। अब वो कहता है कि रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर। रेसिप्रोकल 16/3 का रेसिप्रोकल होगा 1/x मतलब 3/16। ये कहाँ लाइक, नाउ 3/16 कहाँ लाइक करता है, किसके बीच में आएगा? 3/20 और 9/50 के बीच में आएगा, 9/50 और 1/5 के बीच में आएगा, 1/5 से 1/4 के बीच में आएगा, 1/4 से 1/3 के बीच में आएगा। अगर आप नोटिस करो ये सारा आपका असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, ये चीज़ें आपकी कॉमन है। मतलब आप हल्का सा आइडिया लगाओ तो आप आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो लेट्स यूज सम डेसिमल सिस्टम यूज करके देखते हैं। 16 इंटू 3 कितना होता है, 3/16 कितना होता है? दैट इज 0.30 हो गया, तो 60 0.1 140 0.18 अप्रोक्सीमेटली। 1/4 तो 0.25 होता है, तो ये तो ऊपर जा रहा है, ये आंसर नहीं है। 1/5 0.2 होता है, ये भी आंसर नहीं है। नाउ दिस इज 0.18 एंड दिस इज 0.2 और मेरी वैल्यू आने वाली है 0.18 समथिंग। दैट मीन्स मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा ध्यान लगाया, डेसिमल यूज किया और आंसर आ गया। सो सिंपल इट इज। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। A class 6th mathematics teacher posed the following problem for her students. In a morning walk, 3 persons started together. Their steps measure 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो 3 लोग चल रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, एक 70 सेंटीमीटर का उसका स्टेप का साइज है, जो दूर वो दोनों स्टेप्स के बीच में डिफरेंस है। फिर 85 सेंटीमीटर है, थर्ड वाले का 95 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अब सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, डिस्टेंस ज़्यादा होगा पहली बात। दूसरी चीज़ मिनिमम डिस्टेंस मतलब लोएस्ट। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट चलेगा? कंसेप्ट ऑफ एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि उसने बोला सेम डिस्टेंस करना है, कंप्लीट स्टेप करना है, तो स्टेप्स का तो मल्टीपल ही होगा ना, 1 स्टेप्स 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स। सो वी गोना टेक एन एलसीएम और जो एलसीएम आएगा वहां से मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। Let's go for the next question. A student was given the following problem on percentage to solve. Find the percentage of decrease the population of city in decreased from 28,000 to 26,500. She wrote the following solution.
ओरिजिनल पॉपुलेशन 28,000, ठीक है। न्यू पॉपुलेशन 26,500, ठीक है। परसेंटेज डिक्रीज, नाउ दिस इज नॉट डिक्रीज। परसेंटेज ऑफ डिक्रीज का मतलब है डिक्रीज कितना हुआ। अब डिक्रीज कितना होता है, डिक्रीज का मतलब है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब इसने तो डिफरेंस किया ही नहीं, इनका डिफरेंस लेना चाहिए था। सो अब क्वेश्चंस मेरे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड परसेंटेज ऑफ विच क्वांटिटीज टू बी फाइंड। यस वी कैन से दैट, उसे डिफरेंस डिक्रीज नहीं समझ आया। स्टूडेंट हैज सोल्व द क्वेश्चन करेक्टली, तो बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट डज नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, बिल्कुल मालूम है, उसने तरीका सही यूज़ किया, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा ढंग से नहीं है। हैज़ मेड अ केयरलेस मिस्टेक, नाउ देखो विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्स ऑफ अ केयरलेस मिस्टेक भी कह सकते हैं, बट मैं केयरलेस भी क्यों बोलूँ, उसने सारा कुछ तो सही किया, वो तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली मैंने। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड परसेंटेज ऑफ विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड। तो एक केयरलेस मिस्टेक भी नहीं कह सकता मैं, ठीक है ना। लेट्स गो फॉर द फर्दर द नेक्स्ट पार्ट वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका टोटल होता है 180 डिग्रीज। अब इसने बोला डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20, तो मतलब ए मान लेते हैं बड़े वाला एंगल है, बी छोटा है, तो ए माइनस बी हो गया 20। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ऐड करके बी से बी कैंसिल होगा, तो आई गेट 2a इज इक्वल टू 200 डिग्रीज, मतलब ए हो गया मेरा 100 डिग्रीज और बी हो गया मेरा 80 डिग्रीज। नाउ द क्वेश्चन इज स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज पी, तो मतलब पी मेरा हो गया 80 डिग्रीज। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3p minus 50, 3 into p, 3 into 80, that is 240. Now 240 minus 50, the answer is 190 degrees. So this is the answer here. ठीक है। The next, x varies inversely as y. Now इसका क्या मतलब है, x varies inversely का मतलब है कि अगर x बढ़ेगा तो y डिक्रीज हो जाएगा, x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज हो जाएगा। Now that is what the actually meaning of it. Now when x, अब इसमें x given है 3.5, y given है 2.4, what is the value of y when x is equal to 5.6? Now इस जब भी इन्वर्सली रिलेशन होता है तो आपका एक और रिलेशन हमेशा वैलिड रहेगा, वो होता है x1 इंटू y1 दैट इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ये शॉर्टकट है, इसको आप याद कर सकते हो। Now यहाँ पर x1 है 3.5 और आपका जो y है वो है 2.4। Now that should be equal to, वैल्यू की y निकालनी है, x की वैल्यू गिवन है 5.6 मल्टीप्लाइड बाय y, ठीक है। Now x1 into y1 that is equal to x2 into y2, that is the logic I'm gonna have. 3.5 into 2.4 is equal to 5.6 into y. So if we cancel them out, this is 7 into 5 and this is 7 into 8, पॉइंट से पॉइंट मैंने कैंसिल कर दिया, 8 इंटू 324, ना यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5 इंटू 0.3 दैट इज 1.5, 5 इंटू 3 15 डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस, तो आई गेट y इज इक्वल टू 1.5। तो मेरा आंसर हो जाएगा 46 का सेकेंड क्वेश्चन। लुक एट द नेक्स्ट वन। Which among the following learning teaching resources are most appropriate for visually challenged students? अब visually challenged students जो होते हैं, अब उनको आप how will you take care of them? Like उनको भी तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, how will you take care of that? Learning teaching resources are most appropriate. तो GeoGebra, टेलर्स एबेकस, कंप्यूटर, स्प्रेडशीट तो बिल्कुल भी नहीं है। स्प्रेडशीट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेल, दैट इज नॉट, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो वो तो नहीं, हम नहीं करेंगे। तो BCD वाला आंसर तो नहीं होगा, खैर जियोजेब्रा भी नहीं होगा। इट गोना बी टेलर्स एबेकस एंड कंप्यूटर, दैट हेल्प यू कैन टेक। तो मेरा आंसर होना चाहिए
Option number 3 for 47th question I have. The answer is option number 3 we have. Let's go for the next one. NEP, New Education Policy 2020, recommends that sports integrated pedagogy needs to be used in classroom teaching. With among the following are correct in context of using sports integrated pedagogy in mathematics classroom. Now, teaching learning process shall become joyful. Yes, very good. It is not possible to use sports for teaching mathematics. Why not? There are methods to use sports. It will be time consuming and hence needs to be avoided. No, not at all. इसको तो हमने करना है. दैट इज़ अ मैंडेटरी थिंग. बहुत अच्छी बात है अगर हम स्पोर्ट्स की तरह इसको एंजॉय करके करेंगे तो. अपार्ट फ्रॉम पॉपुलर स्पोर्ट्स देयर आर मेनी इंडिजीनियस स्पोर्ट्स विच कैन बी यूज्ड इन टीचिंग मैथमेटिक्स. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. ए एंड डी दोनों चीज़ें ठीक है. दैट इज द आंसर. 49th, the area of a curved surface of a right circular cylinder is 4400 centimeter square. Circumference of its base is this. What is the volume? Now curved surface area of a right circular cylinder. Right circular cylinder क्या होता है? This is the right circular cylinder which we call. Now curved surface area क्या होता है? The area without top and bottom. तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 pi r h. Now that is given to is 4400 centimeter square. And the circumference. अब circumference क्या होता है? Circumference का फॉर्मूला ये this is the circumference of a circle. So इसका फॉर्मूला होता है 2 pi r. Now 2 pi r is given to you 110. तो अब इससे मैं अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h. तो मेरा h यहाँ से आ जाता है 40. तो हाइट हो गई इस सिलेंडर की 40. नाउ दिस ये वाइड व्हाट इज द वॉल्यूम. ना वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर एच. ये सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है. एच मुझे पता है, आर मुझे नहीं पता. पाई की वैल्यू दे सेड यूज 22/7. सो दैट इज 22/7. एच मुझे मालूम है 40. मुझे आर नहीं मालूम. तो लेट्स फाइंड आउट आर. आर कैसे निकलेगा? मुझे उन्होंने सर्कमफ्रेंस बताया हुआ है 110. तो इफ़ आई हैव 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 into r that is equal to 110. ये मुझे गिवन है. now 22 into 5 that is 110. तो r की वैल्यू है 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 35/2. 2 नीचे आ जाएगा इधर. तो r की वैल्यू 35/2 है. दिस आई कैन राइट 35/2 मल्टीप्लाइड बाय 35/2. दिस इज द वॉल्यूम आई हैव. नाउ लेट्स सॉल्व इट आउट. 7 into 5 35. 2 into 11, 2 into 20. Now I have to multiply all of this. अब इन्होंने मुझसे पूछा है मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर में नहीं पूछा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे. तो दिस इज 20 into 5 100. तो 100 की 2 zeros. 11 into 5 55. 5 remainder 385. So this is in centimeter cube. Now 1 मुझे करना है मीटर क्यूब में. Now 1 meter that is equal to 100 सेंटीमीटर. तो अगर क्यूब दोनों साइड कर दूंगा तो आई गेट 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. मतलब 1 के बाद 6 zeros. दैट मीन जब मुझे रिवर्स आना है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 इसके बाद. दैट मीन 0.0385 मीटर क्यूब इसको लिखा जा सकता है. दैट इज द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 आई हैव. दिस इज द आंसर हियर. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. क्वेश्चन नंबर 50 that we have. It says a box opened at the top is made of wood of thickness 3 centimeter. So let's make a box. एक बॉक्स बनाते. तो ये हमारा एक बॉक्स हो गया. इट इज मेड ऑफ वुडनेस. थिकनेस है इसकी 3 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल लेंथ दी गई है. ब्रेड्थ हाइट 1.48 मीटर, 1.16 मीटर, 83 सेंटीमीटर. बेस का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ. दैट्स राइट. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस. अब जो ये थिकनेस है
ये अगर मैं लेंथ की बात करूं तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो टोटल जो एक्सटर्नल लेंथ में से 3 सेंटीमीटर इधर से और 3 सेंटीमीटर इधर से माइनस होएगा। सेम ब्रेड्थ के केस पे भी दोनों तरफ से माइनस होगा, लेकिन हाइट के केस में सिर्फ नीचे से माइनस होगा, बिकॉज ऊपर तो वो कह रहे हैं ओपन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट क्लोज्ड, ये ओपन बॉक्स है। तो मतलब जो मेरी इंटरनल लेंथ हो जाएगी दैट इज़ 1.48 की जगह हो जाएगी 1.42, ब्रेड्थ हो जाएगी 1.10 और हाइट हो जाएगी 0.80। दिस आई कैन से, सब मीटर में ले लिया मैंने। नाउ जो मेरा पेंट करना है मुझे, पेंट मतलब मुझे सारा एरिया पेंट करना है टॉप छोड़ के, मतलब मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस को पेंट करना है। तो जो मेरा फॉर्मूला होता है उसका होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया, प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये मेरा बेस मुझे पेंट करना है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, बाकी कैलकुलेशन का खेल है। लेट्स डू इट। So twice of L plus B, that is 1.42 plus 1.10 is 2.52 multiplied by 0.8 plus length into breadth, that is 1.42 into 1.10. Now we just have to add it. चलो add करते। So we got 2 into 0.8, I can write 1.6 multiplied by 2.52, that is equal to this. I have to take, give me 1 second. Okay, going further from there now. So what we were saying, हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करने वाले थे 16 इंटू 2 32, 3 रिमाइंडर, 16 इंटू 5 80, 80 and 3 83, 8 रिमाइंडर, 32 and 8 40, तो आई गेट 4.032। दूसरा जो है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ 1.42 इंटू 1.1, तो 11 इंटू 1, 11 इंटू 2 सॉरी 22, 2 रिमाइंडर 44 and 2 46, 4 रिमाइंडर 15, तो 1.5। So what do I get? 2 and 2 4, 3 and 6 9, 5.594. So this is in meter square we find out. Now इसको मल्टीप्लाई करना है 150 के साथ, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर का रेट मुझे मालूम है। So 150 multiplied by 5594 by 1000. So 10 से 10 जितना हो सकता है कैलकुलेशन को छोटा कर लेते हैं। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 20, 2 इंटू 10, 2 into 2 4, 15, 2 into 7 14, 19. So this if I multiply 3 into 7 21, 2 remainder, 3 into 9 27 and 2 29, 2 remainder, 23, 2 remainder, 839 नीचे 10 है तो 839.1, that is the option number 2 we have. So that is the answer we get. So it was from mensuration cuboid का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। Let's go for the next one now. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। This question is on now triangles. Now it says in triangle ABC in DEF, angle B 90 है, BC 8 है, angle A 40 है, DE 8 है, F 40 है, E 90 है, then which of the following statement is true? तो पहले ट्राइंगल ABC बना लेते हैं, A, B and C, और फिर ट्राइंगल बनाते हैं DEF। तो एंगल B 90 है, सो ओके एंगल B 90 है, ये पहले देख लेना चाहिए था यार। सो दिस इज वी हैव, तो एंगल B 90 है, BC 8 है, और BC 8 है, और एंगल A 40 है।
तो मतलब ये 50 हो गया। डी ई इसमें 8 है, अच्छा बेस बेस मैच हो रहा है। एंगल एफ 40 है और एंगल ई 90 है, तो इसमें भी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इसको बना लेते हैं। इसके जो है नंबर्स अल्फ़ाबेट्स बाद में लिखते हैं। ई 90 है, 40 मेरा इधर है, तो मैं एफ इधर बना लेता हूँ और डी इधर बन जाएगा फिर, ठीक है। नाउ डी ई मेरा 8 हो गया और एंगल एफ मेरा 40 हो गया, तो ये एंगल सेम हो गए। दिस इज़ 90, ये भी सेम हो गया। एंड एंगल ई जो है, जो ये बचा, ये मेरा वापस 50 हो गया। तो ये एंगल दोनों मेरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए एक्चुअली में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एंगल ए बी सी और डी ई एफ ई डी के साथ है, तो एंगल ए बी सी डी एफ ई डी, तो ये तो आंसर है नहीं, ये दोनों गलत है। नाउ एंगल ए बी सी एफ ई डी, क्या ये आर एच एस से है? एच हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं है हमारे पास, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज ए सी एफ डी नहीं पता अपने को, दिस इज नॉट राइट, दैट मीन दिस इज द आंसर। ए ए एस से हम कह सकते हैं इनको, दे आर इक्वल। ए ए एस एंगल साइड। नंबर 52, 3 consecutive integers, consecutive मतलब लगातार, are such that when they are taken in increasing order multiplied by 3, 5 and 2 they add up to 19. So 3 consecutive number हैं, तो one of the sum of original first and third integer। तो let's say पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x plus 1 है और तीसरा नंबर x plus 2 है। अब इन्होंने किया क्या, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले को 3 से, तो फर्स्ट नंबर हो गया 3x, दूसरा हो गया क्योंकि ऐड करना है तो बीच में प्लस का साइन लगाया, 5 को मल्टीप्लाई किया x से तो 5x प्लस 5 हो गया, और तीसरे को मल्टीप्लाई किया 2 से तो प्लस 2x प्लस 4 हो गया। नाउ दिस टोटल कम्स आउट टू बी 99। नाउ 3 and 5 8, 8 and 2 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 99, तो मेरा 10x इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9 हो गया। तो मतलब नंबर हो गया 9, 10 और 11। वट इज द सम ऑफ ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर? 9 and 11 20. So the answer is option number 3 I have. So that is the answer I get. यहाँ ऑप्शन में 20 आंसर मेरा। Look at the next question now, 53. A middle school mathematics teacher poses the following question in her class. Which type of graph would you use to show the following data? The height of participants in an athlete's meet. तो एक तो आपको हाइट दिखानी है, दूसरा द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 9 PM to 9 PM at 9 AM to 9 PM at, तो मतलब वो नंबर्स दिखाने हैं बेसिकली। द इंटेंशन ऑफ द टीचर क्या है? तो क्वेश्चन पूछ रही है वो बच्चों से। The intention of the teacher is to help learners understand the difference between bar graph and line graph, introduce the concept of pie charts, teach line graph through contextual situations, teach to use the histogram for data representation। I think clear cut है, बहुत clear cut है। जब हम हाइट ऑफ पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन 9 AM to 9 PM की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज चल रही है, क्योंकि हाइट क्या होगा 1 मीटर टू 1.25 लगा लो, 1.25 से 1.5 लगा लो, 1.5 से 1.75, 1.75 से 2, ऐसे टाइम नंबर ऑफ पैसेंजर सारे 9 बजे तो नहीं चढ़े होंगे, 10 बजे तो नहीं चढ़े होंगे ना, 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30, तो दे आर कॉन्टिन्यूस सीरीज में चल रहे हैं। जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है तो क्या होता है, वी शो देम बाय हिस्टोग्राम्स। तो बेसिकली वो हिस्टोग्राम समझाना चाह रही है बच्चों को, तो इसमें पाई चार्ट कंसेप्ट नहीं आएगा, बार ग्राफ लाइन ग्राफ यूज नहीं होने वाला, लाइन ग्राफ नहीं है, इट इज बेसिकली अ हिस्टोग्राम। दैट इज द आंसर वी गेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, if a 8-digit number 9471x9y2 is divisible by 72, which of the following is not true? now 72 से अगर डिवाइड होना है तो 72 से डिवाइड होने के लिए इसको 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। हाउ डिड आई गेट 8 and 9?
नाउ मैंने 72 के बनाए दो को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो HCF जिनका 1 हो। अब 72 2 इंटू 36 से भी बनता है, 6 इंटू 12 से भी बनता है, बट वो को प्राइम नहीं है, उनका HCF 1 नहीं है। तो 8 एंड 9, 8 इंटू 9 72 और दोनों का HCF 1 है। सो दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग। तो मेरे नंबर हो गए 8 और 9 दोनों से जाना चाहिए। तो अगर 8 से जाना चाहिए तो पहली बात ये क्लियर है कि ये 8 से जाने के लिए लास्ट के तीनों डिजिट जो है मेरे वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। 9 के लिए क्या है? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 1 21 प्लस 9 30 प्लस 2 32। सो 32 प्लस एक्स प्लस वाई, या तो ये बन जाए 36 या फिर ये बन जाए 45, 9 का मल्टीपल। 54 नहीं बन सकता बिकॉज 22 एक्स और वाई की वैल्यू नहीं हो सकती, सिंगल डिजिट है। तो या तो 36 बनेगा तो एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यहाँ पर 4 नहीं बन रहा, या तो ये हो सकता है या होना चाहिए 45, तो एक्स प्लस वाई को 13 होना चाहिए, वो बाकी सब में आ रहा है। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं। 8 का टेबल भी है अपने पास। अब अगर मुझे लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 पे डिवाइड करना है तो 8 इंटू 1 8, 1 रिमाइंडर आएगा। अब लास्ट पे अगर 2 है दैट मीन्स या तो ए यहाँ पे 3 बच जाना चाहिए या पे यहाँ पे 7 आ जाना चाहिए लास्ट में। आई एम नॉट सेइंग वाई की वैल्यू ये है, आई एम सेइंग कि जो लास्ट में मेरे पास या तो 32 बनना चाहिए या 72 बनना चाहिए, राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो 9/2 मेरा अगर 8 पे डिवाइड होना है तो दैट मीन्स मुझे जो y है वो क्या होना चाहिए? 8 इंटू 1 8, 1 कंटिन्यू होगा तो 1/2 आई एम गोना गेट। तो 1/2 में क्या होगा? या तो y 2 हो जाए, सॉरी 1 हो जाए, अगर y 1 हो जाए तो 8 इंटू 1 8, एक मेरा रिमाइंडर चल रहा है, 8 इंटू 1 8 32, या फिर यहाँ पे मेरा 72 करने के लिए मुझे यहाँ पर 7 रिमाइंडर चाहिए। 7 रिमाइंडर के लिए मुझे या फिर ये 5 चाहिए, राइट, या फिर दोबारा से 9 चाहिए। तो y की वैल्यू 1 5 और 9 में से कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर 1 5 9 सब कुछ ही आया हुआ है। तो अगर y 1 है तो x 3 4 बन जाता है। अगर y 5 है तो n मेरा 9, 9 प्लस 5 14। तो ये तो मैं आंसर मना कर सकता हूँ, ये तो आंसर होगा ही नहीं। तो y की वैल्यू अगर 1 है तो x मैं 3 ले सकता हूँ, बाकी सारी ऑप्शंस भी ठीक है। तो मतलब दिस ऑप्शन इज़ नॉट राइट। मैं स्ट्रेट अवे इसको आंसर कह सकता हूँ, नहीं होगा। मेरा टोटल 9 प्लस 5 14 नहीं बन सकता, 13 बन सकता था। तो ये सब ऑप्शन मेरी वैलिड है बट ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हो गया 54 का ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द आंसर आई हैव। Let's look at the question number 55. Mathematics is a way of thinking since it provides an opportunity. Way of thinking क्यों है? Since का मतलब है because, क्यों है? It provides an opportunity for students to engage in proofs and examining patterns. बिल्कुल right. ज्योमेट्री में हम proofs निकालते हैं तो बिल्कुल ठीक है। Students reproduce formulas and symbols during problem. Symbols प्लस माइनस डिवाइड को आप चेंज रिक्रिएट नहीं कर रहे, formulas आप reproduce नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी है आपके पास। So this is not right. Students are use appropriate strategies for solving various new problems. That is right. Profit and loss है, simple interest, compound interest है, नई नई प्रॉब्लम्स है, नई नई स्ट्रेटजीज आपको सोचनी पड़ती है, किस क्वेश्चन के लिए क्या स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी है। सो दैट इज हाउ इट गोइंग टू बी ए एंड सी। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट कैप्स इन अ कार्टन। तो मैंगोज 44 है, एप्पल्स 56 है, ऑरेंजेस 42, गुआवास 30, पोमग्रेनेट्स 38 है। इफ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव डेटा, व्हाट विल द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल्स। तो अब पाई चार्ट क्या होता है? द पाई चार्ट इज अ सर्कल जहाँ पे सब कुछ आप 360 डिग्री पे शो करते हो। तो अब आप पहले तो आपने शो करना है एप्पल्स, तो एप्पल्स हैं टोटल 56 डिवाइड बाय सारा टोटल करना पड़ेगा। तो 44 एंड 56 तो 100 हो गया, चलो 42 एंड 38 ये भी 80 हो गया, 180 एंड 210, तो टोटल हो गया 56 बाई 210। अब पूरा का पूरा जैसे परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाय 300 होता है, डिग्रीज में निकालने के लिए इंटू 360 करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 3 इंटू 7, 3 इंटू 12,
7 into 8, 12 into 8, 96 degrees. That is the answer. Quite simple, बहुत simple question था. Look at the next one, 57th. The length of the parallel sides of a trapezium are 11 and 25 centimeter. तो पैरेलल साइड्स का जो साइड्स है वो 11 और 25 है. डिस्टेंस बिटवीन द इज 12 है. And the area is equal to the area of a rectangle whose sides and the ratio 3:2. What is the parameter of the rectangle? अब ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल है रेक्टेंगल के एरिया से. तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम. वो मुझे गिवन है. सम ऑफ पैरेलल साइड्स आई हैव 11 + 25 36 बनता है. डिस्टेंस दोनों के बीच का 12 है. तो जो मतलब जो एरिया है दैट इज 18 इंटू 12, दैट इज योर 216 है. नो यही एरिया वो कहता है एक रेक्टेंगल का भी है जिसकी साइड्स हैं 3 and 2. तो एक हमने मान लिया 3x, दूसरा मान लिया 2x. सो दैट मीन दिस इज इक्वल टू 3x इंटू 2x. मतलब कि 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 216. 6 इंटू 3 36. That means x की वैल्यू आ गई 6. Now what is the parameter? Now x की वैल्यू 6 है. पैरामीटर क्या होगा? 3x + 2x. अगर मेरी साइड्स हैं तो पैरामीटर होगा 3x + 2x मल्टीप्लाइड बाय 2, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो 2 इंटू 5x मतलब 10x, 2 इंटू 10, 2 इंटू x, सॉरी 10x. So 10 into x, that means 10 into 6, 60. That is the answer. मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन. सो अब फटाफट खत्म भी करना है ना, तो जल्दी जल्दी हो रहा है. दैट वाज स्लिप ऑफ टंग हो गया. लुक एट द नेक्स्ट वन, 58. a की वैल्यू है a - 2x² + 12x, b 11 - 8x + 3x², c है 17 - 4x², d x² - x - 3. व्हाट इज द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x इन a + b + c - d. तो पहले तो आपको उन सबको a + b + c करना है, उसमें से d को माइनस करना है. तो पहले a b c को ऐड कर लेते हैं. नाउ a इज -2x² + 12x, b है मेरा 3x² - 8x + 11, c है मेरा -4x² + 17. पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं. तो -2 and -4 -6 + 3 -3x² + 12 - 8 + 4x + 28 हो गया. इसमें से हमने ऐड कर लिया. अब d को माइनस करना है. d है x² - x -3. जब माइनस करना है तो साइंस चेंज हो जाएंगे. सो आई विल गेट -4x² + 5x + 31. Now the question they have the sum of coefficient of x² and x. Now x² का coefficient है -4 और जो x का coefficient है वो है +5. So -4 + 5 the answer is +1. So मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3. I believe quite simple. ये भी क्लियर है हमें. Look at the next question, number 59. Which of the following is not a dimension of assessment of mathematics learning? तो इनमें से क्या नहीं है? कम्युनिकेशन है, it's not a dimension of assessment. Patterns and procedures है, disposition towards mathematics, this does not seem to be. Mathematical reasoning ये भी बिल्कुल है. तो this is not actually, so this is the answer. I have option number 3. ये असेसमेंट नहीं करते. नो, दिस इज नॉट अ डायमेंशन कि उसका रुझान हुआ है नहीं हुआ. हम देखते हैं कितना उसका कम्युनिकेशन हुआ, पैटर्न प्रोसीजर कितना समझ आया, मैथमेटिकल रीजनिंग कितनी आई उस बच्चे को. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 60th. In triangle PQR, angle P is 15, QR is 18. Which of the following cases triangle PQR can be an obtuse scalene
ट्राइंगल. सो एक ट्राइंगल लेते हैं, एंगल P मेरा 55 है. लेट्स मेक एनी ट्राइंगल. अब मुझे बनाना है ऑब्ट्यूज. तो ऑब्ट्यूज तो मैं एक एंगल तो मेरा 90 से बड़ा होता है, तो दैट मीन्स ये मेरा एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए. अब एक एंगल P मेरा 55 और QR मेरा 18 है, तो या तो मैं इसको P ले लेता हूँ. सो दिस विल बी Q एंड दिस विल बी R. अब QR 18 है and this angle P is 55 degrees. अब उसने बोला ऑब्ट्यूज है और स्केलीन है. अब अगर कोई और मेजरमेंट इक्वल हो गया तो स्केलीन तो बचा ही नहीं. तो अगर PQ या PR 18 हो गया तो स्केलीन नहीं बचेगा, तो मतलब ये तो आंसर है नहीं, दोनों के दोनों आंसर गलत है. अब R अगर 65 और R 15, तो लेट्स चेंज दिस ऑल्सो. इसको भी हम चेंज कर देते हैं क्योंकि इन्होंने R दोनों केस में लिया हुआ है एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं. चलो जी ठीक है. अब अगर R को मैं ले लूँ 25, सॉरी R को ले लूँ 65. अगर ये 65 हो गया तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 120, तो ये बनेगा 60. तो मेरा एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन गया. तीनों एंगल 60 से नीचे, तो ये भी नहीं होगा. दैट मीन्स द आंसर इज दिस, बिकॉज ये एंगल मेरा अगर 15 का बनता है, दैट मीन्स मेरे दोनों एंगल बन जाएंगे 15 + 15 इज 70 डिग्रीज. और जो मेरा ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ये बनेगा 110 डिग्रीज. सो दैट गिव्स मी द आंसर ऑप्शन नंबर 2. I believe that is quite clear. In case of any doubts you have, do write that in the comment section so we can help you out with the queries. And do subscribe us, share the video if you guys think this can be useful to anyone, and do like us, subscribe us, and keep watching. Thank you so much. Take care.